राम मंदिर पर मेगा प्लान और विपक्ष परेशान। नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और दूर दूर से राम भक्त दर्शन के लिए राम की नगरी भी पहुंच रहे हैं। मोदी सरकार ने राम मंदिर दर्शन के लिए बड़ा प्लान बनाया है। अलग अलग तारीख को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे और इसी को लेकर सियासत शुरू हो गई। 500 सालों का इंतजार, कईयों का बलिदान और संघर्ष अब खत्म हो गया है। अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम आखिरकार पुनः वापस आ गए हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर को 23 जनवरी से आम लोगों के लिए खोल दिया गया। बीजेपी शुरू से राम मंदिर के प्रचार के लिए नए नए प्लान बनाती रही है और अब बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर एक और नया मेगा प्लान तैयार किया है। दरअसल बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अलग अलग तारीखों में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अपने कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। 31 जनवरी को त्रिपुरा सीएम कैबिनेट के साथ दर्शन करेंगे। 1 फरवरी को सीएम योगी कैबिनेट के साथ दर्शन करेंगे। 2 फरवरी को कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे सीएम धामी। महाराष्ट्र कैबिनेट 5 फरवरी को रामलला के दर्शन करेगी। अरुणाचल सीएम 6 फरवरी को करेंगे रामलला के दर्शन। 9 फरवरी को हरियाणा सीएम रामलला के दर्शन करेंगे। 12 फरवरी को सीएम भजनलाल कैबिनेट के साथ दर्शन करेंगे। 15 फरवरी को गोवा सीएम कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे। असम सीएम अपनी कैबिनेट के साथ 22 फरवरी को दर्शन करेंगे। 24 फरवरी को गुजरात सीएम कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। 4 मार्च को मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ श्री रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग अयोध्या पहुंचे। नेता हो या फिर अभिनेता, हर कोई एक झलक पाने के लिए राम की नगरी पहुंच रहा है। लेकिन जो दिखाई नहीं दिया वो था बस विपक्ष। विपक्ष शुरू से ही प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण से लेकर उद्घाटन तक सवाल उठाता रहा। अब बीजेपी शासित सीएम के दर्शन को लेकर भी विपक्ष सरकार पर जमकर हमलावर है और इसी को लेकर और इसे अब राजनीति से प्रेरित बता रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसे लेकर देश भर के भक्तों में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। वहीं अगले कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। बीजेपी इस बार के चुनाव में इस मुद्दे को भुनाना चाहेगी, तो वहीं विपक्ष इसे अभी से राजनीतिक करार दे रहा है। इस मामले पर पिछले कुछ दिनों से सियासत भी तेज है। ऐसे में सवाल कि अयोध्या मुद्दे का असर आगामी लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा और किस पार्टी को कितना फायदा होगा, ये तो हालांकि आने वाला ही समय बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं बीजेपी का प्लान। विपक्ष परेशान। 31 जनवरी को त्रिपुरा के सीएम पहुंचेंगे। 1 फरवरी को सीएम योगी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। 2 फरवरी को कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे सीएम धामी, यानी कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र कैबिनेट भी 5 फरवरी को रामलला के दर्शन करेगी। अरुणाचल प्रदेश के सीएम 6 फरवरी को रामलला के दर्शन करेंगे, यानी कि प्रेमा कुंडू। 9 फरवरी को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर रामलला के दर्शन करेंगे। 12 फरवरी को सीएम भजनलाल कैबिनेट के साथ दर्शन करेंगे, यानी कि राजस्थान के मुख्यमंत्री। 15 फरवरी को गोवा के सीएम प्रमोद सावंत कैबिनेट के साथ दर्शन करेंगे। असम के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ 22 फरवरी को दर्शन करेंगे। 24 को गुजरात के सीएम कैबिनेट के साथ दर्शन करेंगे। 4 मार्च को मोहन यादव यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैबिनेट के साथ दर्शन करेंगे। और एक के बाद एक इस तरह से पूरा प्लान बीजेपी ने तैयार किया है कि कौन सा मुख्यमंत्री कब रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेगा। और बीजेपी ने
यह अपना मेगा प्लान बना लिया है। बीजेपी ने अपने शासित यानी कि जो बीजेपी के शासित राज्य हैं उनके सीएम अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसी को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है कि कब किस तारीख को कौन सा सीएम या किस राज्य के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। अब ऐसे में विपक्ष की तरफ से ऐसा कोई भी बयान या कोई भी प्लान नहीं आया जब रामलला के दर्शन की बात सामने आई हो, बल्कि विपक्ष सवाल जरूर उठा रहा है। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ विजय कौशिक जुड़ गए, नेता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। विजय जी, बीजेपी ने तो एकदम प्लान अपना तैयार कर लिया है कि कब कौन से राज्य का मुख्यमंत्री उनका जाएगा रामलला के दर्शन करने के लिए, तो क्या आपकी तरफ से भी कोई ऐसा प्लान है कि कब जाएंगे रामलला के दर्शन करने? तो बीजेपी का तो राजनीतिक एजेंडा रहा राम मंदिर को लेकर, इसलिए उनके द्वारा इस तरह के प्लान की घोषणा की जा रही है। जबकि धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक राजनीति और धर्म दोनों अलग चीजें हैं, और ये अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, कौन कब जाएगा कौन कब नहीं जाएगा, कौन लेकिन विजय जी जहां तक मुझे याद है, विजय जी जहां तक मुझे याद है तो सबसे पहले राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस ने ही उठाया था। नहीं तो हम कोई मना थोड़ी ना कर रहे कि भी भाजपा के सीएम ना जाएं। नहीं, आपने अभी कहा ना कि बीजेपी राम मंदिर पर राजनीति करती है, तो मैं उसका जवाब ये दे रहा था। तो जब आपने पहली बार ये मुद्दा उठाया था तो क्या तब राजनीति नहीं थी? अरे आप सुनिए ना, राजनीतिक निर्णय या राजनीतिक बात तब मानी जाती है जब किसी के मैनिफेस्टो में हो। बीजेपी के घोषणा पत्र अब मैं आपको बताता हूं मैनिफेस्टो की बात। अब मैं बताता हूं विजय जी आपको मैनिफेस्टो की बात। 1948 और 49 में जब पहली बार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए आजादी के बाद, तो समाजवादी एक नेता थे नरेंद्र देव और दूसरी तरफ से कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े थे राघव दास। तो बीजेपी कांग्रेस ने तब यह मुद्दा बनाया था कि राम मंदिर सिर्फ कांग्रेस बनवा सकती है, और उसी के दम पर वो चुनाव जीते थे। फिर चबूतरे का निर्माण आपने कराया था आनन फानन में, याद आया हो तो ये अगर मैनिफेस्टो नहीं था तो फिर क्या था? देखिए, मैं आपसे बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर रही है, और जब कहीं भी किसी कारणवश हम अपनी धार्मिक भावनाओं का इजहार करने में चूके हैं, तब तब कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो या कोई दूसरा धार्मिक मुद्दा हो। निश्चित तौर पर बीजेपी इस मुद्दे को कैश करने में सफल रही और बीजेपी इसका राजनीतिक लाभ ले रही है। तो ये उनकी अपनी राजनीति है। 1948 और 49 का जो किस्सा मैं आपको सुना रहा हूं, इसमें भी तो राजनीतिक लाभ आपको मिला था। तो मैंने कब इंकार किया है आपसे? नहीं तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि आज अगर बीजेपी उसका फायदा ले रही है तो वो राजनीति हो जाती है, और जब आप फायदा लेते हैं तो वो धार्मिक इजहार हो जाता है। कैसे? वो ऐसे कि जब सोमनाथ मंदिर के निर्माण की बात थी, तो हमारी भावनाएं ये थी नेहरू जी की कि भाई उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार पैसा लगा रही है, उसमें जन भागीदारी होनी चाहिए। तो हमारा मुद्दा हमेशा से ये रहा है कि धर्म को राजनीति से ना जोड़ा जाए। वैसे धर्म और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बहरहाल वर्तमान परिस्थितियों में हमारी स्थिति इस बात को लेकर स्पष्ट है कि राम तो आ चुके हैं, विराजमान भी हो चुके हैं। अब राम राज्य की बात होनी चाहिए देश में। इस देश में महंगाई और बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। इस देश से जुड़े हुए मुद्दों की बात होनी चाहिए। नहीं तो अभी जो राम मंदिर बना तो क्या उसमें जन भागीदारी नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पर जन भागीदारी भी है, सब कुछ है। कौन इनकार कर रहा है उससे? नहीं, आपने अभी कहा ना कि हम सोमनाथ का आपने जिक्र किया कि सोमनाथ मंदिर बना था तो नेहरू जी ने कहा कि जन भागीदारी लगनी चाहिए, तो इसमें भी तो जन भागीदारी है, इसमें सरकार कहां है? सुनिए, हमने आपको कांग्रेस की भावनाओं से अवगत कराया
और हमने इसको लेकर कोई सवाल नहीं किया। मेरा सवाल ये नहीं है, मैं उन दोनों को अलग अलग मतलब उनमें फर्क समझने की कोशिश कर रहा हूं कि नेहरू जी कहते हैं कि जन भागीदारी होनी चाहिए और राम मंदिर में भी जन भागीदारी है, तो फिर दोनों अलग अलग कैसे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए, नजरिए की बात अलग अलग है। हाँ, वही नजरिया मैं आपसे जानना चाहता हूं। हर पार्टी का नजरिया अलग अलग है। हमारे लिए राम राज्य की कल्पना को साकार करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। हमारे राज में, कांग्रेस के राज में हमारी सोच ये थी कि हर हिंदू इतना सबल होना चाहिए, इतना सामर्थ्यवान होना चाहिए कि उसके घर में श्री राम का मंदिर हो, हर घर में श्री राम का मंदिर हो। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज देश का पैसा चंद पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। आम आदमी गरीब से गरीब और बद से बदतर होता जा रहा है। देश में 40 करोड़ लोगों ने रोजगार ढूंढना बंद कर दिया तंग आकर। आंकड़े बताते हैं कि महंगाई से लोग इतने त्रस्त हैं कि हालात खराब हैं। चाहे आपके समय पर आंकड़े अच्छे थे विजय जी? हाँ, हमारी सरकार के समय में आंकड़े अच्छे थे। अच्छा, तो फिर आपको बाहर क्यों किया गया? अगर सब कुछ दुरुस्त था, अगर सब कुछ दुरुस्ती था, तो फिर बाहर क्यों किया गया जनता ने आपको? हाँ, ये बाहर होने के कई कारण थे। हाँ, बाहर होने का पहला कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की स्थिति के चलते क्रूड ऑयल के दाम $140 प्रति बैरल तक जा पहुंचे थे, जो बाद में मोदी सरकार में $30 प्रति बैरल तक भी आ गए थे। और बढ़ती महंगाई उस समय एक मुद्दा बनी। इसके अलावा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आरोप लगा कि हम मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो इस तरह का जो झूठा नैरेटिव कांग्रेस के प्रति गढ़ा गया और हम उसका जवाब दे पाने में विफल रहे, ये भी हमारी नाकामी थी। तीसरा ये कि भी कांग्रेस लगातार 2 बार सत्ता में थी, इसलिए कांग्रेस के एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, उसका भी परिणाम हमें भुगतना पड़ा। आपने अभी कहा कि महंगाई की वजह से आपकी सरकार गई, तो तब की महंगाई और आज की महंगाई में फर्क क्या? आज भी वही मुद्दा है, कल भी वही मुद्दा था। तब की महंगाई में और अब की महंगाई में एक फर्क है। पहले लोगों की आर्थिक क्षमता थी महंगाई के बावजूद भी किसी भी चीज को खरीदने की, समाज में एक सिस्टम चल रहा था। लेकिन इस महंगाई में एक सबसे बड़ा फर्क है कि ये कृत्रिम महंगाई है। ये वो महंगाई है जो चंद पूंजीपतियों का जेब भरने के लिए की गई है। ये वो महंगाई है जो विदेशी कर्ज से उत्पन्न हो रही है। ये वो महंगाई है जो विदेश व्यापार घाटे से उत्पन्न हो रही है। ये वो महंगाई है जो देश में चंद जो कंपनियां हैं वो आम आदमी के रोजगार को छीनने में लगी हैं। ठीक है। तो ये सरकार की गलतियों के कारण है। जैसे चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर चुका है, तो निश्चित तौर पर इससे भारतीय उद्योग धंधों पर बड़ा भारी फर्क पड़ रहा है और नुकसान हो रहा है। ठीक है। अश्वनी जी, पूरा मेगा चार्ट आपने बनाकर जारी कर दिया कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट कब कब रामलला के दर्शन के लिए जाएगी। रामलला के दर्शन होंगे, अच्छी बात है। राम राज्य की कल्पना कैसे करें? दर्शन अलग चीज है और राम राज्य की बात अलग चीज है। कैसे? मगर 500 सालों से चल रहे मुकदमे के द्वारा फैसला किया हुआ पहला ऐसा घटना है जो राम जी का प्राण प्रतिष्ठा वहां हुआ है। हम लोगों ने अगर संघर्ष किया तो संवैधानिक रूप से संघर्ष किया, क्योंकि देश में राम जी उतने ही जरूरी थे जितने देश के लिए आपने जो कहा राम राज्य की बात है। राम राज्य की परिकल्पना किस चीज से होती है? राम राज्य की परिकल्पना होती है देश समृद्ध हो। देश फ्रेजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 में आ चुका है इकोनॉमी में। पीपीए में हम तीसरे नंबर पे हैं। देश में राम राज्य की परिकल्पना होती है कि कोई दुखी न रहे। 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं। देश के पास वो समृद्धि है कि हम दुखी किसी को नहीं देखना चाहते। जब दुख में देश अश्वनी जी, ये तो शर्म की बात हुई ना? कैसे शर्म की बात हुई? हाँ, नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि अगर आजादी के 77-78 साल बाद भी हम देश की जनता को फ्री में अगर अनाज तक दे रहे हैं, उसको हम इस काबिल नहीं कर पाए कि वो 3 वक्त की रोटी खुद कमा कर खा सके और उस पर हम अपनी पीठ थपथपा कर कहे कि शाबाश, बहुत अच्छा काम किया। हाँ राणा साहब, ये देखिए, ये सोच का असर है कि आप जैसे सोचेंगे वहां दिखेगा। कि आपको अगर देश पर देशवासी होने पर शर्म आ रही है, आप शर्म कीजिए। हमें सरकार नहीं, अश्वनी जी, भाषणबाजी नहीं,
अश्विनी जी ये वाली भाषणबाजी नहीं, नहीं नहीं नजरिया ऐसे मत बदलिए, ऐसे मत बदलिए अश्विनी जी, नहीं 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 नहीं, मैंने फैक्ट्स बात की है, उसी फैक्ट्स पर बात कीजिए, नजरिया बदलकर कहानी मत सुनाइए। अश्विनी जी, अश्विनी जी आप सोचिए, अश्विनी जी आप सोचिए, अश्विनी जी मैं बता रहा हूं ना आपको, अश्विनी जी, अश्विनी जी, अश्विनी जी सुन लीजिए ना, अश्विनी जी नहीं आप पहले मेरा एक पॉइंट सुन लीजिए ना, आपने मुद्दा उठाया, मैं उसका हाँ मैं एक सवाल ले लूं ना आपसे, मैं एक सवाल ले लूं आपसे, उसके बाद आप जवाब देना, फिर ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, आप बात पूरी करिए, आप बात पूरी करिए। पहले देखिए, आपको शर्म आ रही होगी हिंदुस्तानी होने पर, जैसे कौशिक जी की पार्टी को राम भक्त होने में कहने में शर्म आती है, लेकिन हमारी सरकार को यह गर्व है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे पा रहे हैं। कोरोना में हमने हमारे देश के वैज्ञानिकों की सहायता से 170 देशों की मदद कोरोना का टीका देकर किया। शरद पवार जी हिंदुस्तान के खाद्य मंत्री थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हम राशन नहीं दे पाएंगे, यहाँ की जनता को अनाज देने का मामला है। तो हमें गर्व है भाई, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास आज देश समृद्ध है। मेरी बात भी सुन लीजिए अश्विनी जी, आपकी बात पूरी हो गई, अब आपकी बात पूरी हो गई। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे हिंदुस्तानी होने पर शर्म आ रही है, मैंने ये शर्म सरकार के लिए कही थी कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, अब मेरा एक सवाल सुनिएगा कि अगर आपके घर में आप 4 भाई हैं और वो 25, 26 या 30 साल के अगर हो जाते हैं, कमाने लायक हो जाते हैं, और फिर भी अपने बाप से अगर पैसा मांगते हैं खाने के लिए, घूमने के लिए, तो ये उनके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। इसीलिए हमारा देश आज 77-78 साल आजादी को हो गए और फिर भी अगर खाना देने के लिए सरकार दे रही है 3 टाइम का, हम इस काबिल जनता को नहीं बना पाए कि हम वो 3 वक्त का खाना कमा सके और खुद खा सके, तो इसलिए शर्म आनी चाहिए सरकार को। तो हिंदुस्तानी होने पर शर्म नहीं है मुझे। हाँ नहीं, इस पॉइंट को क्लियर कीजिएगा अभी अश्विनी जी, इस पॉइंट को क्लियर कीजिएगा। हिंदुस्तानी होने पर शर्म नहीं थी, सरकार को शर्म की बात कही थी मैंने। अब सरकार को देश में घोषित कीजिए आप। आपका शर्म दूर कर रहा हूँ, नहीं मैं भी आपका भ्रम दूर कर रहा हूँ अश्विनी जी। आप कितने सरकार को देश में बनाइए, आपसे ज्यादा देशभक्त कोई नहीं है। नहीं मैं भी वही कह रहा हूँ आपसे, डूब मरना चाहिए। अगर सरकार की आलोचना कर दी तो आप मुझे हिंदुस्तान पर शर्म की बात करेंगे? डूब मरना चाहिए आपको। आप बताएंगे कि मुझे हिंदुस्तान के लिए क्या करना है? डूब मरना चाहिए, आप बताएंगे मुझे? डूब मरिए के नहीं तो आप बताएंगे क्या राणा को? के राणा ने सरकार के लिए शर्म की बात की थी, देश के लिए नहीं। हिंदुस्तान होने पर गर्व है और रहेगा, ये बात अश्विनी शाही नहीं बताएंगे मुझे। आप क्यों गलत बात, ये बात अश्विनी शाही नहीं बताएंगे के राणा को। डूब मरिए राणा, मैं भी वही कह रहा हूँ, हक नहीं है। डूब मरना उन सरकारों को चाहिए जो बलिपुर नहीं जा सकते, जो खिलाड़ियों को नहीं देख सकते धरना प्रदर्शन करते हुए। एक सवाल पूछ लिया तो मिर्ची लग गई। ठीक है, लौटूंगा अश्विनी जी, लौटूंगा आपके पास। राकेश जी ठीक है, ठीक है, आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया, सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया था अश्विनी जी, सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया था आपको। वो जवाब है मेरे पास। हाँ, आवाज म्यूट कीजिए इनकी, आवाज म्यूट कीजिए इनकी। राकेश जी, सरकार से सवाल पूछ लो तो मिर्चियां लग जाती हैं। राकेश जी, अब ऐसे में सवाल मेरा यह है कि अगर आज भी सरकार इस बात पर अपनी पीठ थपथपाए और वो कहे कि हम 3 वक्त का खाना दे रहे हैं फ्री में, तो क्या यह सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है कि 77-78 साल बाद भी हम इस काबिल नहीं बना पाए अपने देश के लोगों को? राणा जी नमस्कार, और उत्तेजित भाजपा प्रवक्ता और शांत बैठे कांग्रेस के साथ आपके सभी मेहमानों को मेरा प्रणाम जी। असल में क्या है कि ये शर्म के विषय नहीं है, ये वोट बैंक की लालच है जी। वो 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाए रखने में अपना वोट बैंक कमाई का संसाधन मानते हैं। आज की तारीख में राजनीतिक लोग अपना हित सोच रहे हैं कि किस चीज से मुझे वोट मिलेगा और क्या करके मैं वोट हासिल करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और राजनीति में रहने वाले लोगों को शर्म उरम शब्द होती नहीं है, हमको आपको शर्म है, यह मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि अगर उनसे वोट मिल रहा है तो वो वोट के लिए 80 करोड़ को देंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो 80 करोड़ को राशन दिया जा रहा है उसमें से किसी को जरूरत नहीं है, कुछ लोगं को जरूरत होगी। योगदान नहीं है इस आदमी का। कोई बात, साई जी रुक जाइए, साई जी नहीं मैं नहीं रुकने वाला हूं राकेश भाई। अश्विनी जी, अरे के राणा का, अरे बात सुनो अश्विनी जी, किसी भी को भारतीय होने पर शर्म नहीं है मेरे भाई। हाँ, उनका जवाब आने दीजिए।
इतनी तेज चिल्लाएंगे? मैं इनका नौकर हूँ। अरे अरे नहीं, तो शर्म की बात चिल्ला नहीं रहे। आप मेरे हिंदुस्तानी होने पर सवाल खड़ा करेंगे? आप मेरे हिंदुस्तानी होने पर सवाल खड़ा करेंगे अश्विनी जी? मेरे ऊपर आप चिल्ला के दबा लेंगे हम लोगों को? नहीं तो आप मुझे कहेंगे, आप बताएंगे मुझे कि मैं हिंदुस्तानी हूं या नहीं हूं? आप मुझे बताएंगे कि मुझे देश के लिए क्या करना है? आप मुझे बताएंगे कि मुझे हिंदुस्तान पर गर्व है या नहीं है? ये बात आप बताएंगे मुझे? गेस्ट बुलाकर बेइज्जत करेंगे? ये है आपकी भावना? गेस्ट बुलाकर सद्भावना यही थी कि सवाल मैंने दोनों से लिए। सद्भावना यही थी कि सवाल पूछूंगा और सत्ता से सवाल पूछने का अधिकार रखता हूं तो पूछता हूं और पूछूंगा। नहीं, आपकी बातों से दबने वाला एक शाही नहीं है। मैं दबा नहीं रहा था, मैं दबा नहीं रहा था, मैं समझा रहा था आपको, लेकिन गलत शब्दों का इस्तेमाल आपने किया। और इस अभी अश्विनी जी की आवाज को जरा डाउन करिए। राकेश जी से सवाल ले रहा हूं। असली मुद्दे पाया जाए। हाँ, चलिए ये तो चलता रहता, असली मुद्दे पाया जाए। हाँ। आज का जो मुद्दा है राम मंदिर दर्शन पर ही प्रश्न किया जाए, उसी पर चला जाए, मतलब डिरेल ना किया जाए। आधे घंटे का डिबेट है। मैं आपको बताऊं, आपका प्रश्न नहीं आया, मैं फिर भी बता देता हूं। देखिए असल में क्या है कि भारतीय राजनीति में जो अभी विपक्ष के लोग हैं, उनकी अविवेक पूर्ण राजनीति से भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के मामले में माइलेज मिला है। और राजनीतिक दल होने के नाते वो माइलेज ले रहा था, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 200 सीट से बहुमत तक आने में भगवान राम की कृपा है और ये बहुमत बहुत दिनों तक चला रहे, बना रहे, इसलिए राम जी की कृपा की जरूरत है जी। अब क्यों भाजपा ने ऐसा लिया, पहले जान लीजिए। कांग्रेस या और विपक्ष के जो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर में आदर सहित बुलाने पर नहीं गए, ये बताते हुए कि ये भाजपा का कार्यक्रम है, उन्होंने राजनीतिक अविवेकता किया। वो कार्यक्रम कहीं से भाजपा का नहीं था। जेपी नड्डा वहां नहीं बैठे हुए थे, ना ही कोई भाजपा का महासचिव बैठा था। वहां भारत का प्रधानमंत्री बैठा था, मुख्यमंत्री बैठा था और संघ के सरसंचालक बैठे थे, जिनका भाजपा आइडेंटिटी के अलावा एक निष्पक्ष आइडेंटिटी है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री देश का मुख्यमंत्री है और संघ कहता है कि मैं राजनीतिक संस्था नहीं हूं, स्वयं संघ संस्था हूं। उनके पास एक तर्क है। हालांकि सच्चाई है कि वो सबके सब भाजपा ही है और भाजपा का भला चाहते हैं, लेकिन चाहना और होने में बड़ा अंतर है। दूसरा क्या है कि उसी दिन हम लोगों को समझ जाना चाहिए, जो मुख्यमंत्री का बयान आया कि आप लोग अचानक मत आइए, भीड़ अव्यवस्थित हो जाएगी, आपके लिए व्यवस्था किया जाएगा। मतलब भाजपा ये बताना चाहती है कि आप अपने से मत आइए टिकट खर्चा करके, मैं टिकट करके आऊंगा। और वो जो एक तिथि मुख्यमंत्रियों को डिसाइड किया जा रहा है, यह 2024 चुनाव और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के चुनाव तक भाजपा के जिला अध्यक्ष स्तर तक के लोग प्रतिनिधिमंडल लेकर के आएंगे, राम जी के दर्शन करवाएंगे और वोट कमाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुला वोट का खेल खेलना शुरू किया है। और इसमें बुराई इसलिए नहीं है कि आपने राम को छोड़ दिया जी। सबसे दिक्कत की राणा जी क्या है कि अब एक पोस्टर आ रहा है कि राजीव जी का सपना साकार हुआ। बिल्कुल राजीव जी का सपना साकार हुआ, लेकिन जब राजीव जी का सपना साकार के पूजा में बुलाया गया था तो राजीव गांधी जी की विधवा क्यों नहीं गई? राजीव जी के पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं गया? मना किया गया था, इज्जत से बुलाया गया था, लेकिन आप नहीं गए। तो आपने थाली में सजा के भाजपा को भगवान राम दे दिया है, तो किसको बुरा लगेगा? और क्यों बुरा लगेगा? बीइंग ए राजनीतिक दल, बीइंग ए राजनीतिक संगठन, किसी भी तत्कालिक मुद्दे को अपने पक्ष में बुलाने की इसमें ये आता है, जो अगर थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो अगर राम मंदिर का ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था तो उसके पीछे की कहानी भी ये थी कि शाहबानो केस का जो इफेक्ट पड़ रहा था उसको बदलने की कोशिश थी। वो मैं अब आपको पूरा बोला, जब मैं मुद्दा उठा दिया, मैं नहीं चाह रहा था क्योंकि दूसरा तरफ हो जाता। असल में क्या है ना कि हम लोगों के साथ बुराई है, अगर कुछ उठाएंगे ना तो कांग्रेस वाला कहेगा कि अब ये भाजपा की तरफ बोल रहे हैं, और भाजपा का बुरा जाएगा तो वो कहेगा कांग्रेस की तरफ बोल। मजबूरी है, अच्छा फैक्टर पकड़ा है आजकल नेताओं ने हाँ, किसी एक तरफ घोषित कर दिया जाए। हाँ, ये आसान हो जाता है। देखिए उसमें क्या था, राजीव गांधी या कोई भी गांधी परिवार कभी भी हिंदू धर्म को अंगीकार नहीं किया। यह शुरुआत होती है श्री मोतीलाल नेहरू के शुरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मेरा मतलब मैं बाय डिफॉल्ट वो हूँ, कर्म से मैं क्रिश्चियन हूँ, फलाना से मैं मुसलमान हूँ और बाय डिफॉल्ट हिंदू हूँ। उन्हीं के राजीव गांधी जी ने कहा था, मजबूरी थी उनकी
राजीव गांधी ने यह भी कहा था कि अगर मस्जिद टूटेगी तो सबसे पहला मैं आदमी होऊंगा जो लठ लेकर के सामने खड़ा होऊंगा। उन्होंने ताला खुलवाया था और यह भी कहा था कि मस्जिद की हिफाजत, मतलब राजीव गांधी ने मंदिर का ताला नहीं खोला था, मस्जिद का ताला खोला था, क्योंकि अगर वो मंदिर थी तो फिर डिमोलिशन पर आपको मस्जिद की रक्षा के लिए स्वयं आगे आने की क्या जरूरत थी, यह राजीव गांधी बता रहे थे। तो यह जो लोग ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। बिल्कुल। विजय जी जवाब दीजिएगा, अब आप कैसे कहेंगे कि राजीव गांधी ने ही ताला खुलवाया था? देखिए राणा जी, राकेश जी कुछ कहे उस बात का कोई औचित्य नहीं है। ताला राजीव जी ने ही खुलवाया था। हाँ नहीं, ताला उन्होंने खुलवाया ये तो वो भी कह रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि मस्जिद का ताला खुलवाया था, मंदिर का नहीं। सुन तो लीजिए जी। ताला खुला तभी हिंदू समाज उसमें अंदर घुस पाया, तभी रामलला विराजमान हो पाए। तो बहुत सी चीजें हैं जो कांग्रेस ने कभी कही नहीं, ठीक है, लेकिन हमारी मूल भावना समय कम है, मैं जल्दी सवाल ले रहा हूं ये। अब सवाल ये है कि क्या आप लोगों ने भी कोई तारीख ऐसे निश्चित की है, कब जाएंगे रामलला के दर्शन करने? देखिए अभी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को निर्देश दिए हैं कि जो भी अपनी सुविधा अनुसार अयोध्या जाना चाहता है वो जा सकता है। ठीक है, हम इसका इस तरह से राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहते, हम इसे धार्मिक आधार पर। विजय जी समय कम है। अश्वनी जी, विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि आपने जो पूरा चार्ट बनाया है मुख्यमंत्री और कैबिनेट के जाने को लेकर, तो उनका यह कहना है कि अब देखिए फिर से राजनीति कर रहे हैं। देखिए एक तो गलत जो है चर्चा ही हो रही थी कि ताला राजीव जी ने खुलवाया था। कौशिक जी, ताला के.एम. पांडे जी उस समय जिला जज थे, उनके आदेश से खुला था और 31 तारीख को एक याचिका दाखिल होती है, 1 तारीख को फैसला आता है, उस कोर्ट के फैसले से ताला खुला था। राजीव गांधी का कोई योगदान नहीं था। आप थोड़ा सा आप लोग जानिए, कांग्रेस हमेशा रामद्रोही रही है, आज भी रामद्रोही है, क्योंकि परिवार चूंकि फिरोज के से आता है तो बड़शंकर परिवार है, तो रोम से उनका मामला चलता है और राम का मामला नहीं। का पुनर्निर्माण कांग्रेस नेताओं ने कराया। नहीं, मैं बता रहा हूं। बिल्कुल नहीं, ये बातें आगे। विजय जी, मैं समय कम है, मैं लास्ट कमेंट ले रहा हूँ। हाँ अश्वनी जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमने अगर अपने लोगों को बुलाया है, हमारे प्रदेश शासित भाजपा शासित जितने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और वो लोग अपनी कैबिनेट को लेकर आएंगे, राम जी के दर्शन करेंगे। अब उससे राम जी के फायदा और नुकसान की बात छोड़ दीजिए, सनातनियों ने तय कर लिया है, जिसके घरों में सनातन के झंडे लग चुके हैं, उनको किधर जाना है उन्होंने तय कर लिया है। वो 22 तारीख के पहले से और अभी आने वाले 24 के चुनाव तक वो तय कर चुके हैं कि कौन राम हंता है और कौन जो है राम जी का भक्त। ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन एक तरफ रामलला अब आ चुके हैं और अब दर्शन करने के लिए बीजेपी ने अपना पूरा चार्ट भी बना लिया है कि कब कौन से राज्य का मुख्यमंत्री, उनके शासित राज्यों का मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने जाएगा। और विपक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है और कह रहा है कि देखिए अब फिर से राजनीति करने की शुरुआत इन्होंने कर दी है। लेकिन विपक्ष ये तो कह रहा था कि 22 तारीख के बाद यानी कि 22 जनवरी के बाद रामलला के दर्शन करने वो भी जाएंगे, लेकिन कब तक जाएंगे अभी तक ये क्लियर उन्होंने नहीं किया है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।